परवेज साहब जो इसके संयोजक हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मुख्य अतिथि जनाब मोहम्मद नदीम साहब का बुके पेश करके इस्तकबाल करें। और शख्स रवींद्र अग्रवाल जी हैं, वो भी राज्य सूचना आयुक्त नदीम साहब का इस्तकबाल करेंगे। हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में एक और नाम सुहेल वहीद साहब का है, जो असिस्टेंट इंफॉर्मेशन डायरेक्टर भी रहे हैं, लेकिन इसके अलावा वो कई हवालों से जाने जाते हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट के तौर पर, पत्रकार के तौर पर। आज से पिछले 2 दशकों 3 दशकों से वो हिंदुस्तान के प्रतिष्ठित अखबारों में छपते रहे हैं। इसके अलावा नया दौर के एडिटर रहे हैं, और नया दौर के एडिटरी के ज़माने में, उसकी इदारत के ज़माने में जो उसका म्यार है, जो उसका स्तर है, वो बढ़ाया है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब आफाक अली साहब से, जो सांझी विरासत का बहुत अहम हिस्सा हैं, कि उनका बुके पेश करके इस्तकबाल करें। और सुहेल वहीद साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ। हमारे एक और मेहमान हिमांशु बाजपेयी, जो साहित्य जगत में एक नाम पैदा कर रहे हैं, किस्सा गोई के माहिर हैं। उनके फ़न से भी हम लोग आज फ़ायदा उठाएंगे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ अपर्णा मिश्रा जी सद्भावना समिति और साझी विरासत का हिस्सा हैं, उनका इस्तकबाल करेंगी बुके पेश करके। पूर्व MLC बहुत बहुत शुक्रिया मदनी भाई। सबसे पहले मैं यहाँ पर आए हुए हर शख्स का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन। हमारे आज के मेहमान खुसूसी राज्य सूचना आयुक्त, मेरे बड़े भाई और इस देश के बहुत बड़े पत्रकार मोहम्मद नदीम साहब, आपका इस्तकबाल है। नदीम साहब की सबसे बड़ी बात यह है कि वो, उनका ताल्लुक़ हमारे वतन बाराबंकी से, और वो बाराबंकी का वक़ार बढ़ा रहा है। साझी विरासत के बारे में एक मुख्तसर सी बात है जो आप सबके सामने मैं लाना चाहता हूँ। बहुत से लोग हमारे इस संस्था से वाकिफ़ हैं, लेकिन क्योंकि राज्य सूचना आयुक्त हमारे सामने मौजूद है, उनके सामने भी कुछ बातें बताना बहुत ज़रूरी होगा। कई बार इस बारे में आप लोग से मैं कहता रहता हूँ, सब लोग कहते हैं कि आप इस वाक़े का हमेशा तस्करा ज़रूर करते हैं अपनी हर स्पीच में। करीब 10 साल पहले की बात, बाराबंकी का डेवलपमेंट तब इतना नहीं हुआ था, और जैसे ही हम यहाँ पे एंट्री करते हैं, वो इसकी न्यू है इसलिए उसकी बात हम कर रहे हैं। जैसे ही एंट्री करते हैं, यहाँ पे एक मयूर विहार कॉलोनी है, वहाँ पे एकदम एक छोटी सी मस्जिद बनी हुई। तब तो वहाँ पे पुरानी बात थी, तब उस वक्त तो वहाँ पे आबादी नहीं हुआ करती थी, और उससे मिला हुआ एक होटल, राकेश सिंह साहब नाम के एक शख्स हैं, उस होटल को चलाते हैं। तो वो क्या करते थे, एक बार मैं इत्तेफाक से वहाँ पे था, तो साहब वो सुबह आए, फिर उन्होंने वो मस्जिद का दरवाज़ा खोला, मस्जिद की साफ़ सफाई की, वहाँ पे पानी भरा उन्होंने, और उसके बाद वो अपने काम पे चले आए। फिर जब मैंने पता किया तो पता चला ये इनका रोज़ का मामूल है। ये सुबह आते हैं, मस्जिद साफ़ करते हैं, पानी भरते हैं कि जो राहगीर आएगा नमाज़ पढ़ेगा उसके वज़ू के लिए। तो वहीं से ये साझी विरासत की नींव पड़ी। ये आज का जो शीर्षक है, देश के विकास में जन सहभागिता। सरकारें, प्रशासन हमारे डेवलपमेंट के लिए, देश के विकास के लिए जो काम करता है वो करता है, लेकिन एक आम नागरिक की क्या उसका रोल रहता है, बस उसी के बारे में थोड़ा सा मतलब इसमें बताना है कि जब ये साझी विरासत जो हमारी मिली जुली संस्कृति, हमारी तहजीब है, या हमने अपने जो बुज़ुर्गों से सीखा, तो बाराबंकी के एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, शमसी मिनाई साहब, आप सब उनसे वाकिफ़ हैं। उनके बारे में मैंने सुना कि एक बार वो
गोरखपुर से किसी मुशायरे से वापस लौट रहे थे बाराबंकी। रेलवे स्टेशन पहुंचे और टिकट लेने के खड़े थे, तब तक एक टीटी वहाँ से गुजरा। उसने उनको देखा, कहा अरे आप यहाँ पे मौजूद हैं। फौरन उनका जो अटैची ली थी उन्होंने उनके हाथ से ले लिया और कहा कि जो है आप बहुत बड़े शायर हैं, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आप चलिए चलिए। तो उनका कि साहबजादे मैं ज़रा टिकट ले लेता। उन्होंने कहा अरे आपको टिकट की क्या ज़रूरत। बहुत इंसिस्ट किया, ले जाके उनको अपने उसमें कोच में बैठा ला, ऐसी कोच में, और वो बाराबंकी तक आ गए। फिर बाराबंकी से जब वो बाराबंकी उतरे तो उसके बाद वो वहाँ से गए सीधे पास में एक मस्जिद रेलवे स्टेशन की पड़ती है, वहाँ मुफ्ती साहब, और उनसे कहने लगे कि मुफ्ती साहब मतलब मेरे दिल में बड़ी अजीब सी मलामत हो रही है कि उसने टिकट नहीं लिया और मैं सरकार का मतलब नुकसान हुआ, मैं यात्रा करके आया, मेरे दिल पे एक बोझ सा लग रहा है। तो उन्होंने उनका एक मशवरा दिया। शमशी मीनाई साहब फ़ौरन पहुँचे रेलवे स्टेशन, उन्होंने एक टिकट ख़रीदा, टिकट को फाड़ दिया, रिक्शे पर बैठे और घर चले गए। मतलब गवर्नमेंट का लॉस नहीं। तो ये जन सहभागिता है हम जब कहीं से जुड़ना चाहते हैं। खुमार साहब एक वो भी बहुत बड़ा नाम बाराबंकी के, एक बार यहाँ पे उनके नाम से एक बहुत बड़ी शाम हुई थी, मोतीलाल बोरा साहब थे, उन्होंने जश्न खुमार यहाँ पे उसका आयोजन हुआ। तो खुमार साहब से उसी जब वो चल रहा था तो उन्होंने कहा खुमार साहब आप बताइए, मैंने कभी आपके लिए पर्सनली कुछ किया नहीं, आप क्या चाहते मैं कर दूँ। प्रेसिडेंट रूल था उत्तर प्रदेश में, जो गवर्नर होता है वो बहुत बड़ी चीज़ होता है। कुमार साहब ने कहा कि आप अगर कुछ मेरे लिए करना चाहते हैं तो बाराबंकी की सड़कें बहुत ख़राब हैं, आप ये सड़कें अच्छी करवा दें, एक आध पार्क बना दीजिए जहाँ लोग सुकून से बैठ सकें। तो ये सोच जो हम लोगों की होती है वही देश की तरक्की में सबसे बड़ा उसका योगदान है। अब तक 8 मुशायरे साझी विरासत, जो हम लोगों का सबसे बड़ा इवेंट होता है साल का, वो यही होता है कि हम लोग एक ऑल इंडिया मुशायरा कवि सम्मेलन कराते हैं। अजीज़ साहब के नाम से शुरुआत हुई थी, खुमार साहब, शमशी मीनाई साहब, महाकवि अटल बिहारी वाजपेयी और शिव सिंह सरोज साहब, अशोक सिंह साहब, ऐसे कई 8 मुशायरे हम लोग अब तक कर चुके हैं। इसमें देश के सबसे बड़े जितने बड़े शायर कवि वो सब इसमें तशरीफ़ ला चुके हैं। ये तो हम लोग का एक सालाना प्रोग्राम होता है। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, जैसे अब कोविड आया या बाराबंकी में बाढ़ आई थी, तो उसमें हमारी जो यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, हर मतलब जो ज़र्रा है वो अपने आप में एक आफ्ताब है। ये सारे लोग, जैसे वो मेरी नज़र जा रही है उमर खुदवाई साहब के ऊपर। उमर भाई ने कितना काम किया है कोविड के अंदर, ये किसी से छुपा नहीं। डॉक्टर फर्रुख साहब हैं, कभी भी हम फ़ोन कर देते हैं इनको तो ना जाने कितने पेशेंट ऐसे जो गरीब परेशान हैं उनको ये अपने पास से दवा देते हैं, उनका पूरा इलाज करते हैं। और यही वजह है कि ऊपर वाले ने कुछ ही वक्त में इनका बहुत बड़ा नाम कर दिया। डॉक्टर विवेक वर्मा साहब हैं हमारे इस तंजीम के, वो अध्यक्ष भी हैं, और 100 से ज़्यादा ऑपरेशन अब तक वो हमारे कहने पर निःशुल्क कर चुके हैं। तो ये सारा सब लोगों का जो मिला जुला सहयोग है, यही हमारी साझी विरासत है और यही हम सब मिल के कर रहे हैं। सुहेल साहब हैं, सुहेल भाई को जो है अभी जल्दी रिटायर हुए हैं, बाराबंकी के उस जिला सूचना अधिकारी थे, और उन्होंने बहुत काम किया यहाँ पे रह के। और फिर वापस अगर हम लौटेंगे तो नदीम भाई के ऊपर एक बात बस हम उनके सामने आप सबसे कहना चाहते हैं कि नदीम साहब देश के उन गिने चुने पत्रकारों में, जब तक ये एनडीटी और जागरण के हेड रहे, इन्होंने देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्रियों के इंटरव्यूज़ किए हैं, 1-to-1 इंटरव्यू करे हैं। ये एक बड़ी चीज़ है अपने आप में। लेकिन उससे बड़ी चीज़ जो ये है कि आज तक नदीम भाई ने कोई भी एक सिंगल खबर बाइज्ड होकर नहीं लिखी कि कोई उसके ऊपर उंगली उठा लगे। आज के दौर में कोई निष्पक्ष पत्रकार है तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़। अमर सिंह सर बैठे हैं, मतलब बहुत लंबा जो है वक्फा काम किया है आपके अंडर में, और हमेशा महसूस किया है कि एक गार्जियन की तरह आप हमारे साथ रहे, हमारे अधिकारी होने के बावजूद आपका सपोर्ट मिला। सरदार भूपेंद्र सिंह बैठे हुए हैं, भूपेंद्र भाई जो है जनसेवा का जब भी कोई मौका होता है, कभी हम लोग कहते हैं तो ये हमारे साथ होते हैं। फवाद भी, तो जितने लोग हैं, शहरयार भाई हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, अपर्णा मिश्रा मेरी बहन है, हर मौके पे सब लोग हमारे साथ हैं और साझी विरासत का साझा साथ बना रहे, यही हमारी दुआ है। बहुत शुक्रिया।
हमारे बीच सुरेंद्र प्रताप सिंह जो साबिक सदर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के, जनाब दिलीप गुप्ता साहब जो नायब सदर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के, बहुत मारूफ वकील हैं, ब्रजेश दीक्षित साहब साबिक बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं, सेवा समिति और बहुत मौजूद शख्सियत हमारे शहर की उमर किदवाई साहब, जनाब तारिक ज़ीलानी साहब, अनवर महबूब साहब, चौधरी तालिब नजीब साहब, हशमतुल्लाह साहब, जनाब शादाब वारसी साहब, अकील अहमद साहब और चंद्रकांत मौर्य जी, अलीम शेख साहब, नसीम कीर्ति साहब, चौधरी शहरियार साहब, फराज साहब, डॉक्टर जितेंद्र यादव साहब, सरदार भूपेंद्र सिंह साहब, एडवोकेट वीरेंद्र यादव जी, इसके अलावा डॉक्टर रेहान ज़हीर जो यूनानी डॉक्टर एसोसिएशन के बहुत अहम रुकन हैं, अतीक अहमद साहब, फैसल मुबीन साहब, उमैर सिद्दीकी, सरफराज हुसैन, मोहम्मद मोनिस, मोहम्मद नवेद अब्दुल्ला, अब्दुल वली साहब, असद साजिद और मोनिस हसीब, जनाब अदनान हुसैन साहब चेयरमैन जो हैं सुबेहा के, वो भी तशरीफ़ ले आए हैं, डॉक्टर कुलदीप सिंह साहब, जनाब पंकज गुप्ता पंकी साहब, सबका इस्तकबाल करते हुए मैं एक बहुत बेहतरीन वक्ता और आजकल टीवी के शोज़ में बेहतरीन डिबेट करने वाले, लॉजिकल डिबेट करने वाले प्रखर वक्ता के रूप में जनाब फरादुद्दीन किदवाई साहब जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय तर्जुमान भी हैं, प्रवक्ता भी हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ़ लाएं और ये विषय जो आज सांझी विरासत ने दिया है उस पर अपने विचार रखें। जनाब फरादुद्दीन किदवाई साहब। मदनी भाई बहुत बहुत शुक्रिया। मदनी भाई ने मुझे ये विषय जो है वो एक्सटेम्परे दे दिया है, क्योंकि मैं विषय जो है वो देख ही नहीं पा रहा था। लेकिन जाहिर सी बात है कि जहाँ पर नदीम भाई जैसे लोग बैठे हों, दिलीप भाई हैं, परवेज़ भाई जिनकी ये साझी विरासत है, उमैर भाई हैं, हशमत चचा हैं, तमाम लोग हैं, अपर्णा जी हैं, तमाम लोग बाराबंकी के यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो जो ये जन सहभागिता है, अगर मैं दो चीज़ें बहुत मेरी फेवरेट हैं कि अगर आपको आइडिया ऑफ इंडिया देखना है, यानी कि अगर हिंदुस्तान का अगर आपको तसव्वुर देखना है, तो किसी किताब को पढ़ने की अगर आपके पास टाइम नहीं है या इंटरेस्ट नहीं है या मूड नहीं है, तो 3 दिन बाराबंकी में रुक जाइए, आपको आइडिया ऑफ इंडिया पता चल जाएगा। क्योंकि डॉक्टर कुलदीप साहब एक मैंने बड़ा अच्छा एक श्लोक पढ़ा था, इनको बड़ा अच्छा लगा था, वो मैं आज फिर से पढ़ता हूँ कि जो हिंदुस्तान का जो तसव्वुर है, तो विष्णु पुराण के एक श्लोक में बड़ा अच्छा हिंदुस्तान का तसव्वुर दिया गया है कि उत्तरम यत समुद्र से हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत संतति। लेकिन जब रघुपत साहब फिराक साहब हिंदुस्तान का तसव्वुर बताते हैं, तो वो बोलते हैं कि सर ज़मीन हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। तो ये जो हिंदुस्तान का तसव्वुर है, ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है, ये निकला बेसिकली जन सहभागिता से है। और बाराबंकी में जन सहभागिता जितनी ज़्यादा हमको देखने को मिलती है, क्योंकि मेरा ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है, मैंने देखा है अपने वालिद साहब के टाइम से, कि अगर कभी उनको कोई तकलीफ होती थी तो उनका पहला फ़ोन जाता था शायद ब्रजेश दीक्षित चचा के पास, अगर उनको कोई काम होता था तो वो दिलीप गुप्ता साहब को हमेशा से याद करते थे। तो जो गंगा जमनी तहजीब की जो एक बाराबंकी एक मिसाल है, वो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। और आइडिया ऑफ इंडिया को अगर कोई रिप्रेजेंट करता है तो वो बाराबंकी करता है, और जन सहभागिता भी एक मुझे लगता है कि उसी का पार्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया। सम्मानित जन, आपने हमको मौका दिया, आपने हमको बाराबंकी में बुलाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पर साझी विरासत के भाई परवेज़ का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि उन्होंने हमारी इज्जत अफजाई की। जब मैं दिल्ली से करीबन 2 साल पहले लखनऊ में बतौर एडिटर होकर आया था यहाँ पर, तो भी परवेज़ भाई ने हमको बाराबंकी बुलाया था, हमारा सम्मान किया था। मैं परवेज़ भाई की तारीफ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वो हमको मौके दर मौके पर बुलाते हैं, अपने कार्यक्रमों में हमको याद करते हैं।
हम उनकी तारीफ इसलिए कर रहे हैं कि वो बाराबंकी की उन शख्सियतों में एक हैं जो बाराबंकी की विरासत को ज़िंदा रखने के लिए, अदबी विरासत को ज़िंदा रखने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मैं इसी वजह से उनका प्रशंसक भी हूँ, उनके जज्बे का मैं कायल भी। कोई भी शहर हो, कोई भी प्रदेश हो, कोई भी राज्य हो, कोई भी देश हो, वो जाना जाता है अपनी धरोहर की वजह से। वो धरोहर चाहे सांस्कृतिक हो, पौराणिक हो, अदबी हो, और वो जाना जाता है वहाँ के बाशिंदों की वजह से कि किस तरह के लोग वहाँ पर रहते हैं, वही उनकी पहचान होते हैं। किसी भी ज़िले शहर के ब्रांड एम्बेसडर वहाँ के रहने वाले लोग होते हैं। और मुझे फ़ख्र होता है कि मैं उस बाराबंकी का खुद भी निवासी हूँ, खुद भी उस ज़िले का मेरी पैदाइश है, जो पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में अपनी ख़ास पौराणिक, ऐतिहासिक और अदबी धरोहर की वजह से जाना जाता है। ये वही बाराबंकी है जो महाभारत काल में यहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास के अपना दिन गुजारे थे, और उनकी मानिंद उनके जरिए यहाँ पर जो महादेवा का मंदिर है वो आज पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ पर हाजी वारिस अली शाह की पैदाइश है। देवा मेला आज पूरा विश्व विख्यात है। यहीं के जन्मे हुए केडी सिंह बाबू भी हैं, यहीं के जन्मे हुए कुमार बाराबंकी भी साहब भी हैं, यहीं के जन्मे हुए शिवमंगल सिंह सरोज जी हैं, और देश की सीमाओं की हिफाजत पर अपनी जान निछावर कर देने वाले नौजवान शंभू दयाल वाजपेयी भी इसी के सतरिक के निवासी। तो हमें फक्र होता है कि हम उस बाराबंकी के निवासी हैं, और हम कहीं भी जाते हैं तो फख्र के साथ हम ये कहते हैं कि हम उस बाराबंकी के हैं कि जहाँ देश में कभी भी कैसे भी विपरीत हालात रहे हों, लेकिन बाराबंकी ने अपनी सियासी विरासत को नहीं खोया है। बाराबंकी गंगा जमनी तहजीब के साथ एक पहचान के रूप में और लोगों को इबरत के रूप में उसने लोगों को पहचान दी है कि कैसे एक साथ यहाँ पर जिया जा सकता है, कैसे देश की एकता को यहाँ पर बनाया रखा जा सकता है। मुझे 30 साल पत्रकारिता में रहे, और शुक्र है अल्लाह का कि मैंने मीडिया की मेन स्ट्रीम में और देश के सबसे बड़े अखबारों में बतौर संपादक काम किया है। इन 30 वर्षों के दौरान मुझे तब सुकून भी हुआ जब बाराबंकी में संवेदनशील प्रशासन के लोग आए। मेरा एक पैरामीटर हुआ करता था, जब मुझे लगता था कि बाराबंकी में सब कुछ दुरुस्त नहीं चल रहा है, तो वो पैरामीटर ये हुआ करता था कि बाराबंकी के लोगों के फ़ोन, उनकी मुलाकातें बढ़ जाया करती थीं। वो जाया करते थे हमारे पास, हम लखनऊ में थे तो भी, दिल्ली में थे तो भी वो हमारे पास जाया करते थे और ये बताया करते थे कि साहब इस तहसील में हमारा काम नहीं हो रहा है, उस थाने में हमारा काम नहीं हो रहा है, ये यहाँ पर ये मुश्किलें आ रही हैं। और जितना भी हमसे बन पाता था, वो चाहे देश की केंद्रीय राजनीति से रहा हो, प्रदेश की राजनीति से रहा हो, हम उनकी मदद के लिए तैयार रहा करते थे। हाल के महीनों में हमने देखा कि बाराबंकी से मिलने वाले पहुंचने वालों की तादाद कमी हुई है, फ़ोन भी कम आना शुरू हुए हैं। तो मुझे लगा कि शायद बाराबंकी में प्रशासन संवेदनशील आया है।
इसी बीच पिछले 3 महीने पहले हमारी जब बतौर सूचना आयुक्त नियुक्ति हुई, हमने बाराबंकी का रिव्यू किया तो हमने पाया कि बाराबंकी में इस वक्त अच्छे प्रशासनिक अधिकारी हैं जो लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। मेरी यहाँ के तहसीलदार साहब राहुल जी से बात हुई, उन्होंने भी हमको ये आश्वस्त किया कि यहाँ के लोगों की जो भी शिकायतें होती हैं या उनकी जो भी जानकारियाँ होती हैं वो चाहते हैं वो उपलब्ध कराई जा रही है। परवेज भाई ने आज बताया कि आप जब आएंगे तो आपको बोलना भी रहेगा। उन्होंने बताया कि ये विषय होगा कि देश के विकास में जन सहभागिता। दरअसल कोई भी मुल्क, कोई भी प्रदेश, कोई भी राज्य, कोई भी जिला जन सहभागिता के बिना तो बढ़ ही नहीं सकता है। केवल फाइलों के जरिए काम नहीं होते रहेंगे तो विकास नहीं होगा, विकास भी फाइलों पे होगा। आपको याद होगा कि देश के एक प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि जब वो दिल्ली से 1 रुपए किसी भी जिले के विकास के लिए भेजते हैं तो 85 पैसे रास्ते में ही खो जाते हैं और उस जिले को 15 पैसे पहुंचते हैं। यही सब वो बातें थी जिसके मद्देनजर 2005 में सूचना का अधिकार कानून लाया गया। सरकार की यह मंशा थी कि सूचना के अधिकार के कानून के जरिए देश के हर नागरिक को इस बात का अधिकार दिया जाएगा कि वो जान सकेगा कि हर सरकारी योजना में क्या कुछ चल रहा है, कुछ पर्दा नहीं रह जाएगा। उस पारदर्शिता को के लिए ही इस कानून को लाया गया था। मार्च 2024 में जब नया सूचना आयोग गठित हुआ, 11 नए लोगों ने अपना कार्यभार ग्रहण किया तो हम लोगों ने पाया कि पिछले 30,000 से ज़्यादा ऐसे मामले राज्य सूचना आयोग के अधीन लंबित हैं। उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में लोग जो सूचनाएं चाह रहे थे, स्थानीय अधिकारी उनको उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। वो 30,000 से ज़्यादा वाद राज्य सूचना आयोग में लंबित हैं। नए राज्य सूचना आयोग ने मार्च 2024 में कार्यभार ग्रहण करने के बाद अपना जो लक्ष्य निर्धारित किया है वो लक्ष्य यही है कि जिन 30,000 मामलों में स्थानीय अधिकारी आम लोगों को उनकी द्वारा मांगी जा रही जानकारी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, वो जानकारी हर हाल में उनको उपलब्ध हो। अगर वो जानकारी उपलब्ध नहीं होती है तो वे अधिकारी दंड पाने के लिए भी तैयार रहेंगे, उनको दंडित किया जाएगा। हमारी प्राथमिकता, राज्य सूचना आयोग की प्राथमिकता यही है कि जो लंबित मामले हैं, जिन मामलों में अधिकारी सूचनाएं नहीं दे रहे हैं, वो अपनी सूचनाएं उपलब्ध कराएं। और हमारी दूसरी प्राथमिकता ये है कि राज्य सूचना आयोग तक वाद पहुंचने ही ना पाए अगर स्थानीय स्तर पर अधिकारीगण वो सूचनाएं आम जन को उपलब्ध करा दी। मैं जब अधिकारियों से बात करता हूं, अलग अलग जिलों के कप्तानों से बात करता हूं, अलग अलग डीएम से बात करता हूं, उनके फोन आते हैं, वो मांगते हैं, अनुमति मांगते हैं कि साहब इस सूचना को देने में विलंब हो रहा है, कुछ समय दे दिया जाए। तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूं कि जब आप सूचना को देने में विलंब करते हैं तो जनता के बीच में एक अविश्वास पैदा होता है। उसको लगता है कि अगर सूचनाएं छुपाई जा रही हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। अगर आप अपने इकबाल को बुलंद करना चाहते हैं, आप अपने इकबाल को बुलंद रखना चाहते हैं, सरकार के इकबाल को बुलंद रखना चाहते हैं, तो अधिकारीगण को की जिम्मेदारी बनती है कि वो आम जन द्वारा मांगी जा रही जानकारी को उपलब्ध कराएं। तो ये सूचना का अधिकार जो कानून है वो एक तरीके से आम जन की सहभागिता को सुनिश्चित करता है देश के विकास के लिए, देश के विकास में और प्रदेश के विकास में।
मैंने पहले भी कहा था कि आम जन के सहयोग के बिना विकास की गाड़ी रफ्तार पकड़ ही नहीं सकती है। उसका कहीं ना कहीं रास्ते में एक्सीडेंट हो जाना स्वाभाविक है। उस प्रधानमंत्री की उस बात को फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा, जिसने कहा था कि दिल्ली से भेजा जाने वाला 1 रुपया उस क्षेत्र में पहुंचते पहुंचते 15 पैसे हो जाता है। तो सूचना का अधिकार कानून तो इसीलिए मजबूत से मजबूती बनाया जा रहा है, ताकि आम लोगों तक जो सरकार से जुड़ी सूचनाएं हैं, जो पारदर्शिता की बात जिसमें कही जा रही है, वो पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज भाई, आपने हमको बुलाया। जय भारत, जय हिंद। बहुत शुक्रिया मोदी साहब। परवेज भाई बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने के लिए। और नदीम सर, आपके सामने मैं क्या कहूँ, मैं तो पढ़ता रहा हूँ आपको। और जब मैं जर्नलिज्म में आया था, पहले मैं जर्नलिस्ट हुआ करता था, तो जिन लोगों को पढ़ के तेवर हमें लगता था कि हाँ कुछ हम सीख सकते हैं, उनमें से एक नदीम सर थे। तो वो बाराबंकी, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि लखनऊ के करीब ज़िला है तो वो बाराबंकी है। और जब मैं ये किस्से सुनाता हूँ लखनऊ के और अवध के, तहजीब के और एक साझी विरासत के, तो कई बार जो लोग जिन्हें ये बातें नागवार लगती हैं, वो मुझसे कहते हैं भैया ये सब माजी के हसीन और आपकी ही बातें हैं, सब भूतकाल की ही बातें हैं, या कुछ अभी है? तो अभी तो नहीं लगता, ये सब तो पुराने किस्से हैं। तो जब मुझसे कोई ये कहता है कि गंगा जमनी तहजीब या साझी विरासत, तो भूतकाल की बात हो गई, तो जो सबसे पहली मिसाल मैं उनके सामने रखता हूँ वो यही कहता हूँ कि कभी होली में जाकर देवा शरीफ में देखना और फिर बताना कि गंगा जमनी तहजीब है या नहीं है। तो जिस तरह से देवा में होली खेली जाती है, वो जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है ये हमारा देश है। और ये जो आइडिया ऑफ इंडिया की बात हो रही थी वो है। और मैं जब पता नहीं बाराबंकी, असल में जहाँ हम रहने लगते हैं वहाँ से गाफिल हो जाते हैं, कई बार हमें ऐसा लगता है। तो लखनऊ वाले, उनको बरसों बरस हो जाते हैं, वो इमामबाड़ा नहीं जाते, बुलबुलैया नहीं देखते। वैसे हमें लगता है कि बाराबंकी वाले, मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है कि बार बार उन शख्सियात का नाम आ रहा है, लेकिन जब भी मैं बाराबंकी आता हूँ या मेरा तसव्वुर कभी बाराबंकी आता है, तो मुझे एक साथ एक कहकशां है नामों की जो झिलमिलाने लगती है, जिनमें केडी सिंह बाबू भी है, जिन पर जब 100 साल हुए तो मैंने एक दास्तान तैयार की। तो मुझे ये लगा कि लखनऊ में स्टेडियम तो है, तो लोग एक तरीके से नाम तो बाबू साहब का बहुत सारे लोग जानते हैं, पुराने लोग तो सब जानते हैं, क्योंकि बाबू साहब का वो क्या धाक थी उस ज़माने में। लेकिन जो नए लोग हैं उन्हें ये तो पता चले कि हिंदुस्तान का नंबर 1 हॉकी प्लेयर, जिसकी ड्रिबलिंग को पॉल्टर ने पोएट्री इन मोशन कहा था, वैसी ज़मीन से ताल्लुक़ रखता था। और फिर बाबू साहब के बाद खुमार साहब मजाज रुदौली में हुए, तो रुदौली उस ज़माने में बाराबंकी का ही हिस्सा था। और ऐसे तमाम लोग हैं। तो मैं अपने आप को उस वो जो एक सिलसिला है, एक अदबी सिलसिला है, उससे कहीं करीब पाता हूँ जब मैं बाराबंकी आता हूँ। तो बस मुझे यही सब बातें कहनी थी। मुझे यहाँ आना बहुत पसंद है, तो मैं परवेज भाई से कहता रहता हूँ कि कुछ मौका मिले तो मैं बाराबंकी एक बार मैं आ जाऊँ। और मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो बहुत खुशी मुझे होती है। आज जब ये मौका मिला कि मैं बाराबंकी आऊँ, तो वालिद साहब पिताजी हमारे थे, मैंने कहा आप चलिए बाराबंकी। तो हमारे पिताजी तो बहुत सालों के बाद बाराबंकी आए होंगे, हालांकि लखनऊ में रहते हैं, लेकिन तो मेरे लिए बहुत स्पेशल मौका है कि मैं बाराबंकी आया। नदीम साहब बहुत शुक्रिया, मैं तो शुक्रिया। मंजू भाई, आप हो स्टेज से और लोग बिना कुछ सुने आपको चले जाइए, इसमें मज़ा नहीं आएगा, प्लीज़। तो मैं क्या सुनाऊँ? जी कौन सा? अच्छा, बाबू साहब के, हाँ बाबू साहब, नहीं बाबू साहब का मैं अभी पिछले दिनों आया था तो मैंने वो दास्तान सुनाई। मैं कुछ नया तैयार कर रहा हूँ बाराबंकी के लिए, लेकिन वो अभी तैयार हुआ नहीं है, तो उसमें से तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन परवेज भाई यहाँ पे हैं तो बहुत जल्दी सुनाऊंगा। मैं कुछ सुना देता हूँ। क्या खुमार साहब के शेर सुनाऊँ तो वो चलेगा नहीं है। वो असल में क्या है, खुमार साहब तो तगज़ुल के बादशाह हैं, लेकिन वो जो
तगज़्ज़ुल या एक रिवायती रंग में भी तेवर किस तरह से आता है। तो कुमार साहब का शेर है कि हवा को बहुत सरकशी का नशा है, मगर ये न भूले दिया भी दिया है। तो क्या क्या शेर है उनके। चरागों के बदले मकान चल रहे हैं, नया है ज़माना, नई रोशनी है। मेरे राहबर मुझको गुमराह कर दे, सुना है कि मंजिल करीब आ गई है। वो खुमार साहब, वो एक किस्सा भी एक याद आ गया, वो खुमार और मजाज दोनों है इसमें। तो क्या हुआ कि पीएन अरोरा साहब एक होते थे फिल्म इंडस्ट्री में, आसिफ साहब जान रहे होंगे। तो पीएन अरोरा एक फिल्म बना रहे थे, उसका नाम था हूरे अरब। तो हूरे अरब के लिए उन्हें हीरोइन की तलाश थी, और हीरोइन की तलाश तो थी ही, लेकिन गीतकार की तलाश थी। तो पीएन अरोरा साहब की बाद में कुछ उनका सिलसिला हेलेन से हो गया था, तो हीरोइन की तलाश तो उनकी पूरी हो गई थी, लिरिसिस्ट वाला मसला जो है वो बाकी था। तो पता चला खुमार साहब को और मजाज साहब को और साहिर लुधियानवी को, तो ये सब के सब जो बाद में बहुत बड़े, मतलब मजाज साहब तो खैर फिल्म इंडस्ट्री में नहीं उस तरह से रहे, लेकिन खुमार साहब तो बाकायदा रहे और मजाज साहिर भी रहे। तो ये लोग पहुंचे अरोरा साहब से मिलने उनके दफ्तर। गर्मी बहुत थी मुंबई में, और जैसा कि दफ्तर में होता है आमतौर पे कि वो जो बाहर चपरासी था उसने मजाज और साहिर एक साथ गए थे, जो कि साथ में ही रहते थे उस ज़माने में। और बात हम लोगों को पता है कि साहिर लुधियानवी को फिल्मों में गाना लिखने के लिए मजाज ने बुलाया था, और ये दोनों कृष्णचंद्र के आउट हाउस में रहते थे एक साथ। तो मजाज और साहिर गए एक साथ अरोरा साहब के ऑफिस। चपरासी ने कहा कि आप बैठिए, जब आपका नंबर आएगा आपको केबिन के अंदर भेज दिया जाएगा। अब ये बैठ गए दोनों लोग। गर्मी बहुत थी, किसी ने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। काफ़ी देर इंतज़ार करते रहे, नंबर नहीं आया। कि इतने में देखा कि हेलेन जो है वो आई और बिना नंबर के सीधा अरोरा साहब के केबिन में दाखिल हो गई। अब ये लोग उड़ते रहे। थोड़ी देर बाद देखा कि खुमार बाराबंकी भी आ गए। खुमार साहब ने अदाब किया और इन दोनों से पूछा कि भाई हूरे अरब के गानों की भी कुछ बात हुई? तो साहिर ने कहा अभी तक तो नहीं। खुमार साहब ने पूछा क्यों भाई? मजाज ने कहा अपने अंदाज में, क्योंकि हूर तो कब से अंदर है, हम लोग बाहर अरब में सड़ रहे हैं। तो ये जो हाजिर जवाबी थी और खुमार साहब का जो आदाब करने का अंदाज था, वो हमने ये किस्सा सुना, बाराबंकी वाले तो इसकी गवाही भी दे पाएंगे। हम ऐसा सुनते थे कि खुमार साहब जब यहाँ रिक्शे में सड़क पर निकलते थे तो आदाब के लिए जो उनका हाथ एक बार उठता था तो फिर वो आदाब मुसलसल आदाब ही होता रहता था। तो ऐसे लोग थे हमारे और ऐसे किस्से हैं। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि खुमार साहब कुछ किस्से जमा करूँ और फिर बाराबंकी में उसे सुनाऊँ। और एक मेरी ख्वाहिश और है, मैं प्रोफेसर साहब से तो कभी कहा था, मैं उस जगह भी जाना चाहता हूँ जहाँ खुमार साहब हैं और उनका जो जहाँ पर वो दफन है उस जगह को भी देखना चाहता हूँ। अभी तक नहीं देख पाया, लेकिन खुमार साहब के शेर जो हैं वो मतलब मेरे साथ हैं और वो मेरे कानों में भी गूंजते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि शेर उनके कुछ लोगों को सुनाते रहें। शुक्रिया, थैंक यू। माइक पे आके बोलना बहरहाल अपने आप में एक आर्ट है जो शायद फिल्म वालों को नहीं आती। खैर, आप लोगों को आदाब, नमस्कार। ये पहला मौका है कि मैं घर में माइक पे खड़ा हूँ और ये ज़्यादा बड़ा मसला होता है। कहीं और अगर आपसे कोई भूल चूक हो जाए तो ठीक है, मगर घर की गलतियाँ माफ़ नहीं की जाती। मैं शुरू करूँ, पहले हिमांशु ने कहा, छोटे भाई हैं, उन्होंने पीएन अरोड़ा साहब की बात की। हेलेन साहब ने उनसे शादी कर ली बाद में, मुझे याद आ गई वो कुछ, तो मैं उसको पूरा कर दूँ। उनसे शादी कर ली और फिर कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि एक दिन हेलेन आई दिलीप साहब के पास, बहुत परेशान सी, और उन्होंने कहा कि मेरी मदद कीजिए। तो क्या हुआ? कहले वो पीएन अरोड़ा जो है वो सारी ज्वेलरी लेके मेरी, और वो पता नहीं कहाँ चला गया और अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। तो दिलीप साहब ने कहा कि भाई इस पर मैं कुछ नहीं कर सकता, हाजी मस्तान को मैं फ़ोन किए देता हूँ, आप वहाँ चली जाए।
ये हाजी मस्तान के पास गई, उन्होंने जाके बताया और उन्होंने कहा कि ठीक है आप जाइए घर। ये घर आई और वो पता नहीं है वो जो भी नेटवर्क रहा हो जैसे भी, बहरहाल अगले दिन या कुछ दिनों बाद वो सब कुछ वापस आ गया। पीएन अरोड़ा आए, सब कुछ उन्होंने वापस किया और फिर उसके बाद पीएन अरोड़ा का किसी को कुछ नहीं पता चला कहाँ गए। एक पार्टी में हेलन और हाजी मस्तान आमने सामने हुए। हाजी मस्तान साहब जो भी उनकी इमेज है वो अलग है, मगर वैसे मैंने जो पर्सनली उन्हें देखा वो बड़े बहुत यानी बेइंतहा महज़्ज़ब, बेइंतहा शरीफ शख्स हुआ करते थे। हेलन ने शुक्रिया के तौर पे उन्हें किस कर लिया। उस शख्स के ऊपर क्या गुजरा, वो पार्टी छोड़ के चले गए। तो बहरहाल खैर ये चीज़ें हैं। बाराबंकी जन सहभागिता और ये प्रोग्राम, माफ़ कीजिएगा मैं थोड़ा बहक गया, पीएन अरोड़ा पे चला गया। फिल्में बनाई और फिल्मों में इस बात का ख्याल रखा कि ज़िले का नाम रोशन रहे। मैंने कुछ लोग बनाई, बदनसीबी है मेरी कि वो फिल्म रिलीज़ नहीं हो पाई। मेरा अपना मानना है और मैंने यही कहा हमेशा, कुछ लोग अगर आप लोग गूगल करेंगे तो काफ़ी उसके ऊपर लोगों ने कमेंट्स किए, लिखा। मुस्लिम इंट्रोस्पेक्शन की हिंदुस्तान में वो पहली फिल्म थी। मेरा अपना मानना ये है कि मुस्लिम समाज आज जो हालात हैं, जो चीज़ें फेस कर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है, जो बिल्कुल नहीं होता। इस मुद्दे पे एक फ़िल्म बनाने की कोशिश की, रिलीज़ नहीं हो पाई है आज तक वो। उसके बाद मैंने बात बन गई बनाई, वो एक कॉमेडी फिल्म थी, आई, रिलीज़ हुई। अली फजल को एज हीरो मैंने लॉन्च किया। आगे ये है कि बाबू साहब की फैमिली ने, ज्ञानू भाई ने, इन लोगों ने मुझे राइट्स दिए हैं और मेरी बड़ी ख्वाहिश है। मैं आनंद भवन में जब पढ़ा करता था तो बाबू साहब की, मार्शल साहब की बेटी अमिता मेरे साथ हुआ करती थी। हम लोग साथ स्कूल भी पढ़ते थे और ट्यूशन भी हम साथ में पढ़ते थे। बल्कि मैंने पहली सिगरेट अमिता के साथ ही पी, तो और वो भी आनंद भवन में ही पी। खैर, बाबू साहब की फिल्म मुझे बड़ी अजीज़ है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। फैमिली का कंसेंट हमारे पास है। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि ये फिल्म आए। हिमांशु ने मुझे बुलाया अपने शो में, मैं गया और मैंने पूरी शिद्दत के साथ वो शो देखा और मुझे लगता है कि हम जब फाइनल स्क्रिप्ट कर रहे होंगे तो उसमें हमें बड़ी मदद उस स्क्रिप्ट से मिलेगी। और दूसरा ये है, इंटरनली हमने, आज मैं ये भी कह दूँ और मैंने अभी तक ये कहा नहीं है, हम ये चाहेंगे कि उसमें मजाज साहब का रोल हिमांशु खुद करें। ये भी हमारी एक दरख्वास्त होगी उनसे। तो बहरहाल ये रहा। अभी मैंने अयोध्या पे एक टेलीविज़न सीरीज़ बनाई। राई साहब मेरे मामू थे, उन्होंने महाभारत लिखी, वो एक चैलेंज था मेरे लिए। मैंने अयोध्या पे एक 10 एपिसोड की एक सीरीज़ बनाई जिसे लिखा भी मैंने, डायरेक्ट भी मैंने किया, प्रोड्यूस भी मैंने किया। हाथ ये है कि उसका टाइटल ट्रैक जो था वो भी मैंने ही लिखा, गाना भी मैंने लिखा। मुझे लगता है कि, और यही शायद हमारा जो गंगा जमनी नेचर है हम सबका, आप उस स्क्रिप्ट को देखें, आप उस सीरीज़ को देखें तो आपको कहीं नहीं लगेगा कि किसी पंडित आशीष ने नहीं लिखा है, बल्कि आसिफ जाह ने लिखा है। तो सैयद आसिफ जाह भी प्रभु श्री राम के लिए वो शब्द लिख सकता है। ये सिर्फ इसी मिट्टी का काम है कि ऐसे लोगों को पैदा किया जाए जो जितना उधर हो उतना ही इधर हो। ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि हमें अपनी ही शर्ट सफ़ेद दिखे और दूसरे की शर्ट में सारे धब्बे दिखें। अगर हमें सामने वाले की शर्ट में धब्बे दिखते हैं तो हमें अपने धब्बे भी देखने चाहिए, और अगर हम अपने धब्बे नहीं देख पा रहे हैं तो हमें यह हक भी नहीं पहुंचता कि हम दूसरे की शर्ट के धब्बे देखें। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का आशीर्वाद, दुआएं आप लोगों का साथ भी चाहिए होगा आगे की मंजिलें तय करने के लिए। बहुत बहुत आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। थैंक यू।
वैसे तो सुशील भैया का बनता था धन्यवाद, और अध्यक्षता आपकी रही उसके लिए भी सुशील भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यह मैंने नाम लिया, बहुत से लोग बाद में आए, सरताज भाई बाद में आए, और कुछ लोगों के नाम में चंद्रकांत मौर्य जी बैठे हैं, मेरे बाराबंकी के पत्रकारिता के दिन के पहले दिन के साथी हैं, और नदीम सर के अंडर में आपने काम किया है। चंद्रकांत भाई का भी कोई जवाब नहीं है। अलीम भाई बैठे हुए हैं, बहुत से पत्रकार दोस्त मेरे यहाँ पे बैठे हैं। अज्जू भाई, इन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया। शद्दन भाई हैं, तारिक भाई आए, मेरे ख्याल में बहुत देर में शायद आप आए, और आपका भी बहुत बहुत इस्तेमाल है। जिन लोगों के मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया। इस मौसम में आप सब लोग आए। अदनान में कहीं लंदन का सफ़र करके लौटे हैं परसों, नहीं मैं एक जल्दी दावत इनसे ले ली अदनान में पे, और जी तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और तशरीफ़ ले चलिए और थोड़ा सा साथ में सब लोग मिलकर खाना खाएंगे। बहुत शुक्रिया।